नमस्कार दोस्तों, BACB क्लासेस यानी आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर आपको यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। और आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास हो रहा है मुझे कि अब एजुकेशन को और डिजिटल करने के लिए और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं 10वीं वर्ग को, उनको घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारे आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर यानी यूट्यूब चैनल BACB क्लासेस आपके बीच शामिल हुआ है, आपके बीच आया है। आज का टॉपिक जो है हमारा वो हिंदी का है, जो प्रथम पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा का है। इस पाठ में हम जानेंगे कि श्रम के आधार पर जाति का विभाजन कैसे किया गया, इसके लेखक कौन हैं, उनके लेखक की मृत्यु कब हुई, वो लेखक क्या क्या पुस्तकें लिखे हैं, ताकि आप सभी को ये जानकारी मिले तो आराम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन का आंसर दे पाए। आर्यभट्ट कोचिंग हमेशा से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत है और अपने मेहनत से कई सालों से लगातार 3 साल 4 साल से ऑफलाइन शिक्षा देने का काम कर रही है। जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है वैसे वैसे शिक्षा को बेहतर करने के लिए आपके बीच आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आने की कोशिश की है, ताकि हमारे बच्चों को और सहूलियत मिले। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हिंदी विषय के पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम क्या होता है और इसके आधार पर लोगों का विभाजन कैसे किया गया, इसके बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करने के लिए हम लोग पुस्तक की भी मदद लेंगे। आप सभी जब भी पढ़ें यूट्यूब चैनल पर तो अपने सामने 10वीं वर्ग के हिंदी का पुस्तक रखें, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि आप केवल यूट्यूब पे पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सामने किताब और कॉपी रखनी पड़ेगी ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाएँ और जान पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। जो इसके लेखक हैं वो भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब का निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ये 2-3 टॉपिक आपको हमने बोर्ड पे लिख करके सामने रखा है, तो इसलिए रखा है ताकि आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि जाति श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किस परिवार में हुआ, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद उनका निधन पूछेगा। बाकी जो चीजें हैं वो आपको PDF के माध्यम से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, वो PDF के माध्यम से हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और फिलहाल हम अभी एक पुस्तक जो हमारे 10वीं वर्ग के बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया गया है, उससे हम लोग सबसे पहले यूट्यूब पे तो 10वीं वर्ग का क्लास कराया जाता है, लेकिन जो इनके लेखक होते हैं उनकी जीवनी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। उनकी जीवनी क्या है, वो किस आधार पर इस पाठ को लिखा है, ये क्यों लिखा गया है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए और बेहतर नॉलेज हो। देखिए, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, हर बच्चे का अच्छा नंबर आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो जरूरी है वो है नॉलेज। आपके पास नॉलेज होगा तो आप कहीं पे भी अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज पाठ में हम जानेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, अभी हम पाठ आपको पढ़ के सुना रहे हैं और सामने आप पुस्तक रखिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ ही साथ अंडरलाइन करते जाएंगे, तो आपको आसानी होगी बातों को समझने में कि कौन सा चीज़ हमें याद रखनी है, कौन सा बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति में पूछी जाती है। तो आइए पहले पाठ का अध्ययन करना शुरू करते हैं। कह रहा है दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ, जो कि आपको यहाँ पर पॉइंट द्वारा लिखा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधार बाबा साहब ने अपने समय के सबसे सुप्रतिष्ठित जनों में से एक थे। बात उन दिनों की है जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, जब हमारे ऊपर खाने के लिए वस्तु नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उस समय बाबा साहब ने न जाने कैसे कैसे कर करके मेहनत करके उन सभी लोगों में से सबसे अच्छे और शिक्षित व्यक्ति में से एक थे। कह रहा है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका
फिर वहाँ से लंदन यानी इंग्लैंड गए। एक जो आपको प्रोत्साहन राशि मिलता है जिसको इंग्लिश में हम लोग स्कॉलरशिप कहते हैं, बड़ोदरा नरेश का प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा के लिए यानी 10वीं वर्ग के बाद का शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो न्यूयॉर्क गए और वहाँ से वे लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक मांड अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापना प्रस्तुत की। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक, पौराणिक, वैदिक चीज़ों को उन्होंने अच्छे तरह से अनुवाद के जरिए पढ़ा और सारे चीज़ों को एक रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नॉलेज इकट्ठा की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसिक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविदित तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। उन्होंने तमाम शिक्षा अध्ययन किया, क्योंकि गरीबी है बड़ी जालिम ये डसती सांप जैसी है। गरीबी है बड़ी जालिम ये डसती सांप जैसी है, मका की छत नहीं पक्की बरसती आग जैसी है। मिटाने इस गरीबी को हाँ बापू शहर जाते हैं, कमाने पेट भर रोटी हाँ बापू शहर जाते हैं। ये पंक्ति जो है वो एक महान लेखक ने लिखा था कि गरीबी जो है बड़ी जालिम चीज़ है, इसको अगर मिटाना है तो उसमें सबसे बेहतर चीज़ है आपके पास ब्रह्मास्त्र के रूप में अस्त्र इस्तेमाल करने वाला शिक्षा यानी विद्या। आपके पास विद्या है तो आप समाज में किसी भी चीज़ को, गरीबी को, अशिक्षा को दूर करने में आप आगे हो सकते हैं। तो बाबा साहब ने सबसे पहले दिमाग लगाया कि जितने भी चीज़ों को जानना चाहिए वो सारी चीज़ों को जानिए। तो कह रहा है कि अर्थशास्त्री, सामाजिक शिक्षा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ा और उसके बाद लोगों के सामने आए। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उन्होंने वकालत कहाँ से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले स्वदेश, स्वदेश कहने का मतलब कि अपने ही देश में उन्होंने वकालत शुरू की। समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। हमारा देश तो आज़ाद हो चुका था, अंग्रेज के 1947 के बाद आज़ाद होने के बाद हमारे देश में गरीबों को, अछूतों को यानी जाति भेदभाव और स्त्रियों को, मजदूरों को और बालक को, इन सब चीज़ों को हम लोग दबा कर रखते थे। जो भी काम करना है तो वो पुरुष करेंगे और वैसे पुरुष करेंगे जिनके पास धन की मात्रा अधिक होती है। स्त्रियों की कोई योगदान नहीं थी, इसके लिए भी बाबा साहब ने अथक प्रयास किया। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि उनके चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फुले। ये 3 रचनात्मक प्रेरक जो थे वो सामने उन्होंने इनके जीवनी और उनके बारे में पढ़ा। जो बुद्ध थे, बुद्ध के बारे में आप सभी जो अच्छे तरह से जानते हैं। कबीर थे, ज्योतिबाई फुले थे। ये 3 लोग इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आगे दोस्तों कह रहा है क्या कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है भारतीय संविधान निर्माता में, या फिर कहें कि वैसे चीज़ें जो आज हमारी समाज उस चीज़ को दबा रही है, आज हमारी जो समाज जो है उन चीज़ों को नकार रही है। लेकिन बाबा साहब तब और आज और आने वाले भविष्य के सोचते हुए उन्होंने भारतीय संविधान का लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहब का निधन हो गया, दिल्ली में उनका निधन हो गया, जो कि ये पॉइंट के द्वारा आपको लिखा गया है कि बाबा साहब का निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पॉइंटेबल है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 1 नंबर में कि बाबा साहब की मृत्यु कब और कहाँ हुई। आगे है दोस्तों, बाबा साहब ने अनेक पुस्तक लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, कौन कौन से भाषण और कौन से रचनाएं हैं वो आपको बता दें। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्नीज्म, जेंस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर Sudras, Buddhism and Communism, Buddha and Hism, Thorns on Limbs State, The Rise and Fall of the Hindu Women, Annihilation of Caste आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण वाङ्मय नामक 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। जो भारत सरकार कल्याण मंत्रालय है उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय
नामक 21 खंड में प्रकाशित किया गया। ये भी चीज़ जो है वो अंडरलाइन है। वो ये क्वेश्चन शायद आपको आने वाले कल में, यानी जब अभी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे या किसी भी जनरल एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये क्वेश्चन शायद पूछ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पाठ्य पुस्तक बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। ये जो एनिलेशन ऑफ कास्ट है ये इंग्लिश में लिखा गया था दोस्तों। इसको लिखने के बाद बाबा साहब को इसमें यह जो है वो मना कर दिया गया था भाषण के रूप में लोगों को देने के लिए। तब इसको बारे में जानकारी इकट्ठा करके ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी रूपांतरण किया, यानी इसको हिंदी में लिखा। यह भाषण जाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अधिनियम अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया, परंतु इसकी क्रांति दृष्टि से आयोजक की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। यह जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एलिशन ऑफ कास्ट लिखा था, यह जाति पातिक तोरक मंडल के द्वारा लिखा था। ये लाहौर में 1936 ईस्वी में इनके अध्यक्षीय में यह भाषण कहे जाने वाले थे, बोलने जाने थे, लेकिन इसको क्रांति के रूप में देखने के बड़े विशिष्ट लोगों ने इसको सहमति नहीं दी कि इसको बोला जाए या इसको सम्मेलन में रखा जाए। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवता, नैर्गिस, न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। बाद में इन सब चीज़ों के बारे में बाबा साहब सोचा और जानकारी इकट्ठा की, लोगों के बाद पहुँचे और इनको पता चला कि ये जो चीज़ है वो शिक्षाप्रद के लिए अच्छी बात है, लोगों की जानकारी देना अच्छी बात है। जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन को क्यों लोग जो हैं वो जाति के आधार पर कर दिए कि आप जन्म लेते ही आपको यही काम करना है, आप दूसरी चीज़ों में नहीं हासिल कर सकते हैं, आप काम नहीं ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाबा साहब ने सारी चीज़ों को पढ़ा और जाना, और उसके बाद जो है ये जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधार, रूढ़, पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए अवस्थातक प्रकृति पर भी यहाँ एक संप्रभात विविधता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी भारत में जितने भी हमारे लोग हैं इनके लिए यह श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो हमारे 10वीं वर्ग के जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बैठने वाले विद्यार्थी है उनके लिए यह बहुत बेहतर है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा प्रथम पाठ है और इससे करीबन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। लॉकडाउन की वजह से कई चीज़ें ऐसी थी कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे पिछड़ कर रह गए या उनको जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाई। तो अब जो है वो आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर यानी BACB क्लासेस के द्वारा आपको यूट्यूब पे आसानी से चीज़ों को मिल जा सकती है। आज हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी को पढ़ा, जाना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन जाति प्रथा को कैसे सामने किया, लोगों के बारे में जाना और बाबा साहब की मृत्यु जानी, उनका जन्म जाना और उनके लेखन के बारे में हम जाने। और अगले वीडियो में हम इनके पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो अगला पाठ है आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा। दोस्तों देख लीजिए, आपका अगला पाठ है श्रम विभाजन जाति प्रथा। अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे और पूरा नियम पूर्वक और विस्तार पूर्वक हर एक पंक्ति को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, PDF के द्वारा आप देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे कराना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आपको अगर PDF मिल जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, आप घर पे बैठ कर के अच्छे से उसको फेयर कर सकते हैं, अपने कॉपी में अंकित कर सकते हैं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किसी भी क्लास का, किसी भी चीज़ों का मदद ना लेना पड़े। आपके सेवा में हमेशा BACB क्लासेस यानी आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर हर तरह से उपलब्ध है। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, आस पड़ोस लोगों को बताइए, ताकि आपके शिक्षा के लिए ये आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर बेहतर बन सके। जय भारत, जय हिंद।